सर सीज फायर का रिलेवेंस क्या है? ईरान की कौन कौन सी शर्तें हैं सीज फायर को लेकर? कि आपने शर्त तो रख दी है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर एक टोल लगाएंगे, बट क्या स्टेट ऑफ हॉर्मोज आपके अंडर में आता भी है, ये भी तो देखना होगा। जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है वो कोई मैनमेड नहीं है, वो इंटरनेशनल वाटर बॉडी है। और इंटरनेशनल वाटर बॉडी पर कोई दो देश अगर ये तय करें कि ये टैक्स लगाएगा और ये वसूलेगा, तो ये तो वो वाली बात हो गई जैसे आप और हम मिलकर के बात करें कि हम नेशनल हाईवे के बीच में अपना घर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? वो आपके अंडर में आता भी है क्या? अब अमेरिका और ईरान जैसे देशों के बीच में मध्यस्थता एक ऐसा देश करवाए जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा ताक पर लगी हुई हो, तो वो एक गंभीर विषय हो जाता है। एक शर्त है जो मुझे बड़ा बेचैन कर रही है, जिस पर मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका तो कतई मानने वाला नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है कि अगर कोई व्यक्ति कफन बेचता है तो वो क्या चाहेगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा मरे। तो अमेरिका का इकोनॉमिकल सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो चाइना है, क्योंकि चाइना पूरी तरह से जिस हिसाब से दुनिया में कवर हो रहा है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, वो अमेरिका के लिए खतरा है। सर इस वॉर में ईरान ने सबको सरप्राइज किया है, पूरी दुनिया को सरप्राइज किया है, और इसका क्या कारण है? जो राजा है उसको लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह ब्रेव होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ईरान का जो नेतृत्व है वो उसी तरीके की चीजें दिखा रहा है उन्हें। सर जो करंट सिनेरियो है उसमें इंडिया के लिए क्या क्या खतरे हैं? क्या चाइना और पाकिस्तान इंडिया पर अटैक कर सकते हैं मिलकर? सर इलेक्शन चल रहे हैं वेस्ट बंगाल में आने वाले हैं, क्या पेट्रोल प्राइसेस अभी 40 दिन के वॉर के बाद भी बढ़ी हुई हैं? तो क्या लगता है 200 रुपये बिकेगा पेट्रोल थोड़े दिन बाद? सर इस वॉर में यूनाइटेड नेशंस फेल हो गया है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की एक स्टार्ट सी हो गई है? मिडिल ईस्ट में इस समय बड़ी टेंशन चल रही है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बहुत बड़ा वॉर चल रहा है। इस वॉर का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर है। भारत में भी एलपीजी के रूप में हम क्राइसिस देख चुके हैं। इस वॉर के पीछे कारण क्या है? इसका क्या फ्यूचर होगा? क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया है? ये सब फैक्ट तरीके से हिस्ट्री के रूप में हमें बताने के लिए हमारे साथ है आज रविशंकर सर। रविशंकर सर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और फिलोसॉफी के एक्सपर्ट हैं, जो 15 साल से बच्चों को ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। हम आज सर से जानेंगे कि क्या क्या रियल फैक्ट, रियल डिटेल और क्या आगे दुनिया का फ्यूचर होगा। इन डेप्थ में हम जानेंगे पूरी डिटेल। सर कल सीज फायर हुआ, उसके बाद भी इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। इजराइल चाहता क्या है? इजराइल वॉर रुकने क्यों नहीं देता? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इजराइल ने जो हमला किया है वो जो सीज फायर हुआ है उसका हिस्सा उसको नहीं मानता है। Okay. अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो अमेरिका और इजराइल, ये दोनों का कहना है कि जो हमने सीज फायर के लिए हम जो एग्री हुए हैं उसकी शर्तों में लेबनान और हिजबुल्लाह, जो लेबनान का एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको शामिल नहीं किया गया है। जबकि पाकिस्तान और ईरान का ये कहना है कि लेबनान को भी हमने उसमें शामिल किया है। तो अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो दोनों की आइडियोलॉजी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कि जो शर्तें हैं सीज फायर की, इन लोगों का कहना है कि उसको शामिल किया है और इन लोगों का कहना है कि शामिल नहीं किया है। तो दैट इज वाई। अच्छा, एक और चीज है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये स्पष्ट कर दिया है, साथ ही व्हाइट हाउस से भी ये स्पष्टता आ गई है कि जब तक हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से कंप्लीटली निशस्त्र नहीं कर देंगे, ठीक है, तब तक वो जो अटैक हैं उनको रोकेंगे नहीं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज वाई इजराइल ने वापस से उसके ऊपर अटैक किया है। ओके, तो इजराइल वॉर को इतना सपोर्ट क्यों करता है? मतलब खत्म नहीं करने देता है? नहीं, पर अमेरिका भी इसी कारण वॉर में इंक्लूड हुआ। नहीं, अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत, देखिए जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हर देश के अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं और हर देश का सिस्टम उसके नेशनल इंटरेस्ट से ही गवर्न होता है। अब इजराइल की अगर हम बात करेंगे तो इजराइल, अगर आपको उसका इतिहास पता हो तो इजराइल जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना है। यहूदियों के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर और मुसोलिनी ने इतने ज्यादा जो है वो अत्याचार किए कि वो यहाँ पर आए। तो अब वो अपनी आइडेंटिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में कि किसी भी तरीके के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको वो उस एरिया में एक्टिव नहीं रहना देना चाहते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझना होगा कि हिजबुल्लाह और हमास एक फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन है और एक लेबनान है। इन दोनों को ही
इजराइल का ये आरोप है कि ईरान सपोर्ट करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, वेपन प्रोवाइड करवाता है, मनी देता है, सो दैट वो अपने जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनको कंटिन्यूशन में रख पाए। तो जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली खत्म नहीं करेगा, इजराइल के नेशनल इंटरेस्ट प्रभावित होंगे और वो तब तक नहीं रोकेगा। तो वो हम ये नहीं कहेंगे कि वो वॉर को सपोर्ट कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहा है। ठीक है, बट सिविलियंस को अटैक करना, गाजा में जेनोसाइड किया, 72,000 लोगों को ये एक बिल्कुल ये एक बहुत सीरियस इशू है और इसको लेकर के हर इंटरनेशनल मंच पर उसको जो है वो क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इवन मैं आपको बता दूं कि यूएनओ में भी, यूएनएससी वहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसमें मल्टीपल टाइम्स इजराइल के इस एक्टिविटी को, कि सिविलियंस को जो है वो जेनोसाइड हो रहा है, सिविलियंस के ऊपर अटैक हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स यूएनएससी में इस चीज को लेकर के इशू बनाया गया। बट यूएनएससी का स्ट्रक्चर जो है उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर जो है उसमें अमेरिका भी है, रशिया भी है, यूके भी है, ठीक है, फ्रांस भी है और चाइना है। तो अब इनमें, क्योंकि आपको पता है कि इजराइल और अमेरिका के जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, तो अमेरिका बार बार जब भी ये इशू उठता है यूएनएससी में, तो अमेरिका बार बार उसमें वीटो पावर का यूज कर देता है और उस इशू को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कहते हैं इस मामले में कि यूएनओ के ऊपर जो उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, यूएन है, उसको भी कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों का इतना ज्यादा वर्चस्व है उस ऑर्गेनाइजेशन में कि वो कई बार जो ऐसी एक्टिविटीज होती है उनमें भी वीटो पावर का यूज करके उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। सर, सीज फायर का रिलेवेंस क्या है? ईरान की कौन कौन सी शर्तें हैं सीज फायर को लेकर? अब देखिए, मैं ये कहूंगा कि शांति अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी दाम पर मिले तो वो सस्ती है। तो अगर सीज फायर होता है और उसकी जो भी शर्तें होती हैं वो पूरे विश्व के लिए ही बेहतर मानी जाएगी। बट जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर चलता है, और प्रैक्टिकल ग्राउंड में अगर किसी देश के लिए कोई शर्तें मानने योग्य होंगी तो ही वह मानेगी। अब यहाँ हम शर्तों की अगर बात करें तो 2-3 चीजें हमको समझ में आने हैं। जैसे इजराइल और अमेरिका एक साइड है, तय बात है, दूसरी तरफ है ईरान और पाकिस्तान, ठीक है। अब पहला तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान में कोई भी संधि इनिशिएट हो। अब अमेरिका और ईरान जैसे देशों के बीच में मध्यस्थता एक ऐसा देश करवाए जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा ताक पर लगी हुई हो, तो वो एक गंभीर विषय हो जाता है। अच्छा, दूसरा एक शर्त है जो मुझे बड़ा बेचैन कर रही है, जिस पर मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका तो कतई मानने वाला नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है। अब शर्त ये रखी है कि हम जो टोल लगाएंगे, हम पहला तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल लगाएगा ईरान, पहला ये शर्त है, जिससे उसको कुछ रेवेन्यू कलेक्ट होगा और वो उस रेवेन्यू का यूज वो अपने देश के कंस्ट्रक्शन में करेगा, अपने देश को बेहतर बनाने में करेगा। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गई। अब लेकिन उसने ये कहा कि जो टोल हम लगाएंगे वो डॉलर में नहीं लगाएंगे, वो टोल की वसूली जो है वो या तो क्रिप्टो में होगी या फिर उसे चाइनीज करेंसी जो युआन है उसमें लिया जाएगा। अब दोनों ही चीजें जो है वो अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इकोनॉमिकल कंडीशन में देखा जाए तो अमेरिका का इकोनॉमिकल सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो चाइना है, क्योंकि चाइना पूरी तरह से जिस हिसाब से दुनिया में कवर हो रहा है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, वो अमेरिका के लिए खतरा है। अब अगर चाइनीज करेंसी में ये टोल लेते हैं तो चाइना की करेंसी स्ट्रांग होगी और उसकी कंपैरेटिवली डॉलर होगा कमजोर, और ये अमेरिका के लिए कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। अब दूसरी चीज क्या आ गई, क्रिप्टो। तो अब क्रिप्टो भी कोई पूरी तरह से इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी में नहीं है, क्योंकि आज हम देखते हैं जितने भी 2 नंबर के काम हो रहे हैं उसमें अधिकतर क्रिप्टो यूज हो रहा है। ये बात अलग है कि हर देश अपने अपने क्रिप्टो बनाते जा रहे हैं और उसे लीगलाइज कर रहे हैं, बट एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें समय लगेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, तीसरा अड़चन जो इसमें आ रही है कि आपने शर्त तो रख दी है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर एक टोल लगाएंगे, बट क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपके अंडर में आता भी है, ये भी तो देखना होगा। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जो मैन मेड कैनाल्स हैं, मानव निर्मित जो नहरें हैं, उन पर तो टैक्स लग सकता है। जैसे हम सुएज नहर की बात कर लेते हैं,
ठीक है, बट जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो कोई मैनमेड नहीं है, वो इंटरनेशनल वाटर बॉडी है। और इंटरनेशनल वाटर बॉडी पर कोई दो देश अगर ये तय करें कि ये टैक्स लगाएगा और ये वसूलेगा, तो ये तो वो वाली बात हो गई जैसे आप और हम मिलकर के बात करें कि हम नेशनल हाईवे के बीच में अपना घर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, वो आपके अंडर में आता भी है क्या? अब आ जाते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर कि क्या ये टैक्स लगाने से ईरान सुपर पावर बन जाएगा? तो मेरा जवाब है ना, क्योंकि एक जो पूरा सर्वे किया गया जिससे पता चल रहा है कि कितना ओवरऑल ईयरली कलेक्शन हो जाएगा, तो लगभग 6 से 7 लाख करोड़ के आसपास का उसका ईयरली कलेक्शन होगा। ये ईरान की इकोनॉमिकल जीडीपी जो है उससे तो कहीं ज्यादा है, उससे ज्यादा है। लेकिन सिर्फ इतने पैसे से कोई भी देश सुपर पावर नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या इससे ईरान की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओवरऑल जो ऑयल सप्लाई है उसका 20% कंट्रोल करता है। तो दुनिया के ऑयल के 20% पर डायरेक्ट इंपैक्ट ईरान का आ जाएगा। इसके अलावा टोटल सीएनजी की जो सप्लाई होती है उसका 25% जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। तो सीएनजी की सप्लाई पर भी 25% का उसका कंट्रोल हो जाएगा। तो एक तरीके से ये कहेंगे कि तेल के दाम को ऊपर नीचे करने में ईरान की भूमिका बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी तक जो काम ओपेक ऑर्गेनाइजेशन करता था वो काम अब अकेले ईरान के ऊपर डिपेंडेंट, क्योंकि इतना बड़ा एरिया हो जाएगा। अच्छा, ये जो पैसा आएगा, इस पैसे से जो वॉर में डैमेज हुआ है ईरान का, चाहे उसके देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुआ हो, तो उसको रीबिल्ड करने में ईरान को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो ओवरऑल ईरान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बट अगर हम लोग एक ही बात में कहें कि ये सुपर पावर पहुंच जाएगा, तो वो मेरे ख्याल से अभी इतना ज्यादा नहीं हो जाएगा। सर, ईरान और अमेरिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट हुआ? क्योंकि ईरान और अमेरिका की जो जियोलॉजिकल डिस्टेंस है तो काफी दूर दूर है बहुत दोनों। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक जुमला कहा जाता है कि वेयर देयर इज ऑयल देयर इज अमेरिका। जहां पर भी तेल है अमेरिका वहां पहुंच जाएगा। इसलिए अमेरिका की विदेश नीति को भी कई बार मजाकिया अंदाज में ऑयल नीति कह दिया जाता है। तेल, जिन देशों में भी तेल होता है वहां अमेरिका रातों रात एंट्री कर जाता है। एक रिसेंट एग्जांपल अभी हमने देखा ही था। अब इनकी अगर हम लोग बात करें तो जो जियो पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ है, ये कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत 1953 से होती है। अब 1953 में मोहम्मद मोसादेक नाम के एक नेता हुआ करते थे जो कि ईरान में थे। अब ईरान में मोहम्मद मोसादेक क्या करते हैं कि वहां पे जो ऑयल है या ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसका कर देते हैं नेशनलाइजेशन, यानी राष्ट्रीय हितों में ही केवल ऑयल का यूज किया जाएगा। अब इस बात से अमेरिका को बड़े प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब तक प्राइवेटाइजेशन होगा ऑयल का तो प्राइवेट कंपनी से अमेरिका ऑयल परचेस करता रहेगा, सस्ते दाम में, महंगे दाम में, जैसा भी होगा। लेकिन नेशनलाइजेशन जब हो जाएगा तो सरकारों से खरीदना पड़ेगा, और सरकारें कोई अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का प्रयोग तो करेंगे नहीं, सरकारें अपने देश की इंटरेस्ट को लेकर के करेंगे। तो अब अमेरिका और ब्रिटेन, ये दोनों देश मिल करके 1953 में मोहम्मद मोसादेक के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजाक्स। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि मोसादेक के ऊपर कई सारे आरोप लगने शुरू होते हैं, एक मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, प्रिंटेड मीडिया में उनके खिलाफ जो है वो पेड गलत न्यूज फैलाई जाने लग जाती हैं, और कुल मिलाकर के उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जाती है। अब इसमें अमेरिका की एजेंसी MI6 और CIA दोनों इन्वॉल्व थी। अल्टीमेटली ये होता है कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं और मोसादेक की सरकार गिर जाती है। और वो वापस से राजा, जो वहां पर राजा थे, शाह मोहम्मद पहलवी, है ना, शाह मोहम्मद रजा पहलवी एक्चुअली उनका पूरा नाम था, तो उनको वापस से सरकार में एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। अब वो थे प्रो अमेरिकन, यानी अमेरिका की पॉलिसीज के सपोर्ट करने वाले। तो अब भाई बढ़िया चल रहा है मामला, अमेरिका को ऑयल भी मिल रहा है, अमेरिका के अकॉर्डिंग सारी पॉलिसी सेट हो जा रही है, लेकिन इससे जनता का नुकसान हो रहा है। तो जनता हो जाती है नाराज शाह रजा से। तो शाह से जब जनता नाराज हो गई तो 1979 में शाह के खिलाफ एक इस्लामिक रेवोल्यूशन लेकर के आती है जनता, और ये अयतुल्ला खमैनी नाम के एक नेता होते हैं वहां पर, उनके नेतृत्व में लाई गई होती है। शाह को गद्दी से हटा दिया जाता है और फिर से लोकतांत्रिक सरकार बनती है। अब वापस से अमेरिका के विरोध की पॉलिसीज बनना शुरू हो जाती हैं,
और यहाँ तक घटनाएं होती हैं कि अमेरिका का जो दूतावास था उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है जनता के द्वारा, और वहां के जो अमेरिकन अधिकारी थे उन अधिकारियों को 1 साल तक बंदी बना करके रखा जाता है। तो इस बात से अमेरिका हो गया बड़ा नाराज। अब ये वो दौर था जब इराक में सद्दाम हुसैन साहब की बाथ सरकार पनप रही थी और बाथ सरकार आगे बढ़ रही थी। सद्दाम हुसैन की एक विशेषता ये थी कि जब भी वो इराक को कमजोर पाते थे तो अगल बगल के देशों पे अटैक करते थे और वहां के जो ऑयल वाले एरिया हैं उन पे कब्जा करते थे, ऑयल निकालते थे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते थे। तो सद्दाम हुसैन ने ये देखा कि क्योंकि इस्लामिक रेवोल्यूशन चल रहा है ईरान में तो वो कमजोर है, तो इराक ने कर दिया ईरान के ऊपर अटैक। अब जब ये अटैक हुआ तो अमेरिका ने खुल करके सद्दाम हुसैन का सपोर्ट कर दिया, क्योंकि उसको तो बदला लेना था ईरान से। तो भाई जब ऐसा हुआ तो वहां से संबंध और खराब हो गए। अब ये युद्ध 8 साल तक चला और 8 साल तक कंटिन्यूसली अमेरिका जो है वो एंटी ईरान एक्टिविटीज करता रहा, सद्दाम हुसैन साहब को सपोर्ट करता रहा। एक रिपोर्ट ये कहती है कि इस वॉर में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तो ये बड़ा खतरनाक पहलू था अमेरिका का। अब इसकी वजह से संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए। अब रिसेंट मुद्दा कैसे आया, तब से संबंध खराब ही चल रहे हैं। अब रिसेंट में जो मुद्दा आया है उसमें जब पहली सरकार बनी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की, तो इन्होंने ईरान के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि आप एटॉमिक बम बना रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और 2020 में 2020 में यहाँ के एक सुप्रीम लीडर हुआ करते थे, तो उनकी हत्या जो है वो अमेरिका के द्वारा करवा दी गई है ना, सुलेमानी साहब। तो यहां से कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा पैदा हो रहा है। और अभी रिसेंट में देख रहे हैं कि उसी इशू को लेकर के, यूरेनियम वाला इशू है या बॉम्ब बनाने वाला जो इशू है, उसको लेकर के लगातार चीजें खराब होती जा रही हैं। बट उसके पीछे बिहाइंड द कर्टन अगर हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ऑयल गेम है, यानी तेल को लेकर के जो अपनी संप्रभुता या सोवरेनिटी एस्टेब्लिश करना चाहता है अमेरिका, वो है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। ये पूरा सिनेरियो है। सर, अमेरिका दुनिया के सारे ऑयल रिसोर्सेज पे, सारे एनर्जी रिसोर्सेज पे क्यों मतलब अपना कब्जा करना चाहता है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। पहला तो ये समझो कि अमेरिका एक विकसित देश, ठीक है। अब विकसित देश की जो इकोनॉमी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड होती है, ठीक है। अब क्योंकि कोई देश की प्रोग्रेस इस बात पर डिपेंड कर रही है कि वहां पर कितनी इंडस्ट्रीज होंगी और वहां का एक्सपोर्ट सिस्टम कैसा होगा, ठीक। अब अमेरिका की पूरी इकोनॉमी या तो एक्सपोर्ट पर डिपेंड कर रही है या मिलिट्री सिस्टम पर डिपेंड कर रही है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति कफन बेचता है तो वो क्या चाहेगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा मरे। हाँ। अब अमेरिका की जो पूरी पॉलिसी है, जो पूरा इकोनॉमी है, वो या तो डिफेंस सेक्टर पर बेस्ड है, यानी वो हवाई जहाज बनाएंगे, वो हथियार बनाएंगे और उनको बेचेंगे। तो अगर दुनिया में लड़ाई नहीं होगी तो उनके हथियार खरीदेगा कौन? अगर भय नहीं होगा तो हथियार खरीदेगा कौन? तो कहीं ना कहीं वो डिस्टरबेंस चल रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है वो एक्सपोर्ट पर बेस्ड होती है, और एक्सपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ऑयल की जरूरत पड़ेगी। डिफेंस के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ऑयल की जरूरत पड़ेगी। तो जिस इकोनॉमी का बैकबोन ही ऑयल है वो ऑयल के पीछे तो रहेगी। तो दैट इज वाई वो कहीं ना कहीं कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहता है, एक कारण। अब इसके पीछे का एक कारण और है, अमेरिका के सपोर्टिव कंट्रीज जो हैं, जैसे हम जापान की बात कर लें या यूरोपियन नेशंस की बात कर लें, तो उनके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक और एडिशनल रीजन है जिसकी वजह से ऑयल और एनर्जी रिसोर्स पर अमेरिका अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहता है। अब इसके पीछे तीसरा कारण और समझिए आप, अमेरिका 1990 के बाद में जो वर्ल्ड है, ठीक है, उसको अमेरिकन हेजेमोनी का वर्ल्ड कहा जाता है। पूरी दुनिया में एक ही दादा था, अमेरिका, है ना। ये वो दौर था जब मल्टीपोलर वर्ल्ड से या बाईपोलर वर्ल्ड से हम यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे थे। जो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी उससे एक ध्रुवीय व्यवस्था की तरफ जा रहे थे। अब 2000 के बाद जो 21वीं सदी आई है उसमें अमेरिकन हेजेमोनी को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। कैसे? क्योंकि रीजनल लेवल पर सुपर पावर्स का जन्म हुआ। जैसे हम एशिया में बात करें तो चाइना है, इंडिया है, अपने अपने लेवल पर दोनों एक तरीके से सुपर पावर हैं, ठीक है। तो अमेरिका अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में एस्टेब्लिश करना चाह रहा है, वापस से अमेरिकन हेजेमोनी वाले दिन लाना चाह रहा है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी वाले लाना चाह रहा है। तो उसमें
एनर्जी रिसोर्सेस पर अपना कब्जा उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से अमेरिका हर जगह ऑयल या एनर्जी रिसोर्स पर अपना कब्जा लेना चाहता है। ओके, समझा। सर, इस वॉर में ईरान ने सबको सरप्राइज किया है, पूरी दुनिया को सरप्राइज किया है, और इसका क्या कारण है? देखिए प्रखर जी, एक कहावत है पॉलिटिकल साइंस में कि जो राजा है उसको लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह ब्रेव होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ईरान का जो नेतृत्व है वो उसी तरीके की चीजें दिखा रहा है। उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ पीछे हटना है, उन्हें कहाँ आगे जाना है, और एक वॉर की टेक्निक होती है जिसे हम लोग प्रॉक्सी वॉर कहते हैं या छद्म युद्ध कहते हैं। युद्ध कला में ये अभी से नहीं, बहुत पहले से यूज किया जा रहा है। जैसे शिवाजी का एक नियम था, बड़ी सेना है तो उससे कैसे लड़ना है। तो जब भी दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर हो तो उससे सीधे सीधे नहीं टकराना, उससे टकराने के कुछ नियम हैं। छोटे छोटे वॉर्स करो, छोटे छोटे समूहों में डिवाइड करो और वहां पर लड़ाई करो। तो अभी जो ईरान ने किया है वो बेसिकली यही किया है, प्रॉक्सी वॉर में अपने आप को और एक स्ट्रॉन्ग जो टेक्निक है, रणनीति है, उसका प्रदर्शन किया है। इसके अलावा पूरी दुनिया को उसने ये बताया है कि उसके पास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, वो उसने प्रदर्शित किया। अमेरिका को डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाया तो अमेरिका के जो सपोर्टिंग कंट्रीज थे उनको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि जिससे अमेरिका की इनडायरेक्ट वे में कमर टूट जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली सरप्राइज तो किया है। सस्ते दाम पर उसने अमेरिका के महंगे महंगे ड्रोन, इवन फाइटर जेट तक को डाउन करने का जो दावा पेश किया है। तो ऑब्वियसली बात है कि एक अगर हम बात करें प्रिसाइज टेक्नोलॉजी के मामले में तो उसने बिल्कुल प्रभावित किया है पूरे विश्व को, और अपनी एक सहनशीलता है ना, अपने एक डटे रहने की जो कैपेबिलिटी है उसको शो किया है। ठीक है, तो मतलब क्योंकि शायद ड्रोन था उनका, जो वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज उन्होंने बहुत ज्यादा किया, जिसमें स्टार्टिंग के लगभग 15-17 दिन सबसे ज्यादा रिमार्केबल वही ड्रोन्स थे उनके। बिल्कुल, डेफिनेटली। और दूसरी बात ये भी है ना कि अब जो वॉर हो रहे हैं अब जो वॉर होंगे, आगे भी जो होंगे, वो आदमियों से आदमियों के बीच में या सेना से सेना के बीच में नहीं होंगे। अब क्योंकि जैसे जैसे संसार बदल रहा है वैसे वैसे युद्ध के नियम भी बदल रहे हैं। अब हम बहुत पहले की बात करेंगे तो लोग बाग पत्थर से लड़ रहे थे, फिर लाठी डंडे पे आए, तो अपडेट होते होते अब हम ड्रोन पर आ गए। तो अब सारे के सारे काम जो है ना वो मिसाइलों से, ड्रोन से, आपकी जो रक्षा कवच है, आपकी जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, उस पर ही डिपेंड करने वाले हैं जितने भी वॉर हैं। तो डेफिनेटली शाहिद जो ड्रोन है एक तो सस्ते में बना और उसका इम्पैक्ट जो है 900 किलोमीटर के आसपास उसकी मारक क्षमता है। तो इसका पूरा का जो इम्पैक्ट है ना वो कहीं ना कहीं उसने दुनिया को दिखाया, और ये भी दिखाया है कि अगर आप भले ही कमजोर देश है या आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, उसके बाद भी एक अच्छा फाइट बैक आप दे सकते हैं। सर, जो करंट सिनेरियो है उसमें इंडिया के लिए क्या क्या खतरे हैं? क्या चाइना और पाकिस्तान इंडिया पर अटैक कर सकते हैं मिलकर? देखिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपने पूछा है और मैं इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर भी देना चाहूंगा, और फिर मैं उसके पीछे के कारण भी आपको बताऊंगा। अगर हम देखें तो अभी करंट में इंडिया के सामने जो खतरे हैं करंट सिनेरियो में, उसमें कोई डायरेक्ट अटैक का खतरा इंडिया के सामने नहीं है। बट इन इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी में अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमिकल कंडीशन में बात करें, तो क्योंकि भारत ऑयल को इंपोर्ट करता है और सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए यही है कि हम अगर ऑयल के प्राइस बढ़ते या जो वॉर है ये लंबे समय तक खिंचती है तो इंडिया के ऊपर एक इकोनॉमिकल बर्डन बढ़ेगा जो सीधा सीधा इसके मिडिल क्लास को इम्पैक्ट करने वाला है। पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। अब पेट्रोल के दाम या पेट्रो प्रोडक्ट्स के दाम जब भी बढ़ते हैं तो इससे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी तो ये सीधा सीधा असर आम आदमी के ऊपर पड़ने वाला है, जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि बिल्कुल निचले तबके के जो लोग होते हैं उनकी जो नीड्स होती हैं वो रोटी कपड़ा मकान पे सीमित है। जो बिल्कुल अपर क्लास वाले हैं उनको थोड़े बहुत दाम बढ़ने से बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं है, तो पिसता हमेशा कौन है? मिडिल क्लास। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए रहने वाली है। दूसरी अगर हम बात करें तो अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान, इनका एक अलायंस 1971 में बना था, जिसे हम लोग अमेरिका के उस समय जो राष्ट्रपति थे वो निक्सन साहब थे, तो उसको निक्सन डिप्लोमेसी कहा जाता है। तो इन तीनों ने मिलकर के एक बार
भारत को घेरने की कोशिश की थी। अब क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। अब एक तरफ तो वहां कहते हैं कि हम भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी दोस्ती उनकी बहुत ज्यादा तगड़ी चल रही है। आतंकवाद की डेफिनेशन जो है उसमें भी ऊपर नीचे हो जाते हैं कि अच्छा आतंकवाद कौन सा है, जो है बुरा आतंकवाद कौन सा है। तो इस सिचुएशन में भारत के सामने एक कंडीशन ये बन रही है कि भारत को अभी टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन में आ जा रहा है। अगर कभी ऐसा होता है कि इनके रिलेशन बहुत ज्यादा वापस से स्ट्रांग होने स्टार्ट हो जाते हैं, चाइना के और पाकिस्तान के तो ऑलरेडी हैं ही, चाइना और पाकिस्तान मिलकर के मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मिलिट्री मामले में बात करें तो चाइना पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, मिलिट्री वेपन्स दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए खतरे हैं। अच्छा, चाइना की जो पॉलिसी है वो हमेशा से भारत को घेरने वाली रही है इकोनॉमिकल मामले में। आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करें, जो चाइना की एक पॉलिसी है, मुक्तक माला सिद्धांत, तो आप देखेंगे भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सारे देशों में जो पोर्ट है वो चाइना ने लीज पर ले रखे हैं। तो भारत को घेरने की पॉलिसी है। इसके अलावा चाइना एक डेब्ट ट्रैप पॉलिसी चला रहा है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहां पर कर्जा देता है, वहां की सत्ता में हस्तक्षेप करता है, उन्हें मजबूर करता है और एंटी इंडिया मूवमेंट को जो है वहां पर बढ़ावा देता है। तो आइडियोलॉजिकली तो एक वॉर चल ही रहा है साउथ एशिया में सुपर पावर बनने के लिए, और यहाँ की सुप्रीम पावर बनने के लिए एक आइडियोलॉजिकल वार जो है वो चाइना और इंडिया के बीच में ऑलरेडी चल रहा है। बट अगर हम एज ऑफ नाउ एक डायरेक्ट वॉर की या डायरेक्ट अटैक की बात करें तो लेट मी क्लियर वन थिंग, इंडिया इज अ न्यूक्लियर कंट्री। और अगर कोई देश न्यूक्लियर वेपन बना चुका है तो उसके ऊपर हाथ डालने में 10 बार नहीं 20 बार आदमी सोचता है, कोई भी देश हो, ठीक है। तो और दूसरी बात, इंडिया कभी भी इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं उसमें बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक पॉलिसी वो बना करके गए थे जिसे हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं, है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। तो उस गुट निरपेक्ष आंदोलन को अगर हम जोड़ेंगे तो वो क्या है कि कभी भी कोई दो ग्रुप्स हैं तो इंडिया दोनों के साथ में इक्वल रिलेशन रखेगा और जबरदस्ती बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। और मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि अगर आप बहुत इतिहास में जाओगे ना, बहुत पीछे जाओगे, बहुत पीछे, तो अगर आप महात्मा बुद्ध के टाइम पीरियड पे जाए तो महात्मा बुद्ध की एक थ्योरी वो देकर के गए थे, मिडिल पाथ, द गोल्डन मीन, ठीक है। तो भारत हमेशा से ही उस मिडिल पाथ पर चलने वाला देश है। तो संतुलन बना करके रखना भारत का एक हॉबी है, भारत की एक यूं कहूंगा कि उसकी पॉलिसी है, उसका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में, है ना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस में हम लोग बिलीव करने वाले देश हैं। तो हम डायरेक्टली इम्पैक्ट इससे नहीं होने वाले हैं, ना ही हम डायरेक्टली कहीं से भी युद्ध में शामिल होने वाले हैं किसी तरीके से, अनटिल अनलेस इंडिया के ऊपर सामने से कोई अटैक नहीं करता है। और अब हमने हमारी शक्ति भी दिखा दी है सब, कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी शक्ति दिखा दी है कि इंडिया कोई बहुत मतलब इसके कमजोर देश समझने की कोशिश ना की जाए। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है सर, इलेक्शन चल रहे हैं वेस्ट बंगाल में, आने वाले हैं। क्या पेट्रोल प्राइसेस अभी 40 दिन के वॉर के बाद भी बढ़ी हुई हैं? तो क्या लगता है 200 रुपए बिकेगा पेट्रोल थोड़े दिन बाद? देखिए, इस चीज को लेकर के विपक्ष के द्वारा काफी मुद्दा उठाया गया। अभी कांग्रेस पार्टी के भी कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया कि अब आफ्टर इलेक्शन 200 रुपए में चला जाएगा या 300 रुपए में चला जाएगा। देखिए, पेट्रोलियम के दाम बढ़ने की संभावना तो बिल्कुल है, मैं इससे बिल्कुल निगलेक्ट आपको नहीं करूंगा कि नहीं बढ़ेंगे, लेकिन 200 रुपए हो जाएंगे, 300 रुपए हो जाएंगे, 500 रुपए हो जाएंगे, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते अभी। क्योंकि एक चीज इसके पीछे का कारण आपको समझना होगा कि 1 अप्रैल से हमने हमारी जो पेट्रोल की नीड है उसको 10% से कट डाउन किया। क्योंकि अब E20 नाम का पेट्रोल अब मार्केट में आना शुरू हो जाएगा, यानी उसमें 20% जो है वो एथेनॉल होगा, जो कि पहले 10% हुआ करता था। तो हमने 10% से वहां पे कट डाउन कर दिया, तो एक तो वो नीड हो गई है, ठीक है। दूसरी, हमारे पास में केवल वही एक एरिया नहीं है, हमारे पास में और भी कई सारे सोर्सेस हैं जहां से हम पेट्रोल ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ेगा ये तो तय है, पर कितना बढ़ेगा, 200 चला जाएगा, 300 चला जाएगा, ये फिक्स नहीं है। और 200-300 तक तो मेरा ख्याल है कि वहां तक नहीं जाएगा। हाँ, ये है कि 10-15 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। गवर्नमेंट उसको मैनेज कर लेगा, गवर्नमेंट मैनेज कर लेगा उसको, आई थिंक मैनेज कर लेगा। क्योंकि $67 पर बैरल मिल रहा था, अभी 113-14 चला गया था डॉलर पर बैरल। हम पहले से भी हम देखेंगे ना, तो हमने उस पर टैक्स भी कम किया है। हाँ,
जो हमारी गवर्नमेंट है उस पर जो टैक्स लगता था वो टैक्स भी कम किया है। तो हम पेट्रोल कंपनीज को तो राहत ऑलरेडी दे ही रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ेगा, बट कितना बढ़ेगा, कितना ज्यादा चले जाएगा, उस पर मुझे लगता है कि अभी से एक तरीके से एग्जम्पशन होगा वो। हाँ, मतलब उसके बाद में क्लियर पिक्चर अभी नहीं, किसी के अभी पास कोई नहीं है। क्लियर पिक्चर उस पर नहीं है। जी। सर, इस वॉर में यूनाइटेड नेशंस फेल हो गया है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की एक स्टार्ट सी हो गई है? देखिए, इसको वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, यूनाइटेड नेशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि भाई आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में आप अलग अलग रीजनल लेवल पर देखेंगे तो कुछ ना कुछ तनाव का माहौल है। चाहे हम रशिया यूक्रेन वॉर को की बात कर लें, रिसेंट एग्जांपल अमेरिका और उसका है ही ईरान का। इसके अलावा हम चाइना और ताइवान की बात कर लें, वो मुद्दा लंबे समय से जो है वो फंसा हुआ है। इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन विवाद पूरी दुनिया से छिपा नहीं है। यहाँ भी हम देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के मुद्दे लगातार चल रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बहुत बड़ा तनाव अभी चल रहा है। तो हम देखेंगे कि दुनिया के प्रत्येक कोने में, हर कोने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तनावग्रस्त चल रहा है। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हमने यूएन का गठन किया था तो उसका मेन पर्पस जो था वो दुनिया में शांति लेकर के आना था, ठीक है। यूएनएससी जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे ऑर्गेनाइजेशन युद्ध विराम नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। तो यूएन के क्रेडिबिलिटी पर सवाल बिल्कुल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो न्याय नहीं दिला पा रहा है। दुनिया के तमाम देशों में मानवाधिकारों के हनन हो रहे हैं, उनको न्याय नहीं दे पा रहा है। तो समस्या तो है, लेकिन अगर हम इसे वर्ल्ड वॉर की तरह देखेंगे तो ये वर्ल्ड वॉर नहीं है। क्यों नहीं है वर्ल्ड वॉर? क्योंकि इन सब समस्याओं के बावजूद भी अभी भी दुनिया की इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा है, चाहे वो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हों और चाहे वो अदर फैक्टर्स हों। तो इंटरडिपेंडेंसी तो है। मैं इसे इस तरीके से देखता हूं कि संसार जो है ना वो हर कुछ समय बाद अपने आप को रीसेट करता है। जैसे मैं बहुत पहले की बात करूं तो जब जहाजों का निर्माण हुआ तो इंग्लैंड एक सुप्रीम पावर के रूप में निकल के आया और पूरी दुनिया पे अपना राज्य किया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो कमजोर हो गया, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि हिटलर और मुसोलिनी का डेवलपमेंट होता है। हाँ। और दुनिया में इटली, जर्मनी और जापान जैसे इकोनॉमिकल पावर और सुपर पावर डेवलप होते हैं। वहीं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो दो सुप्रीम पावर निकलती हैं, जिसे हम लोग बाइपोलर वर्ल्ड कहते हैं, यूएसए और यूएसएसआर। उसके बाद अमेरिकन हेजेमनी के दौर आता है। 1990 के बाद का जो विश्व है वो अमेरिकन हेजेमनी का विश्व है। अब अमेरिकन हेजेमनी खत्म हो रही है तो अब संसार अपने आप को रीसेट कर रहा है। समय समय पर युद्धों के माध्यम से ही रीसेट किया है। तो अभी जो संसार है, जो वर्ल्ड है, उसमें रीजनल पावर्स आएंगे तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यानी पूरा संसार जो है वो अमेरिकन हेजेमनी से निकल रहा है और मल्टी पावर की तरफ बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर रीजनल लेवल पर एक एक दो सुप्रीम पावर होंगे। जैसे एशिया में बात करें तो भारत और चाइना, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में बात करेंगे तो वहां पर सुपर पावर निकल करके आएंगे, ठीक है। अमेरिका में बात करेंगे तो अब कोई भी एक पूरी दुनिया का पिता नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग उसमें पावर्स बटेगी। तो ये वो रीसेट का प्रोसेस चल रहा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर हम लोग इसको कंसीडर इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, बट हाँ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगा, राइट। वर्ल्ड में लोग क्योंकि जब भी कभी रीसेट होती है, कोई भी चीज रीसेट होती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती है। एक ट्रांजैक्शन जोन तो होता है ना, तो वो ट्रांजैक्शन जोन में जो है वो चीजें सिस्टमेटिक नहीं चलती हैं। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बहुत महंगाई बढ़ेगी, है ना। तो इन चीजों का असर जो है ना वो हमको दिखाई देने लगा है, ठीक। इस तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बड़ा इंसाइट्स हमें दिए। और मेरे बहुत सारे सवाल थे। बहुत सारी न्यूज़ हम पढ़ते हैं, डेली हम न्यूज़ देखते हैं, अपडेट्स आती हैं, पर हम समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। एक लाइन से हम समझने की कोशिश करते हैं। आपने आज हमें पूरा डिटेल में समझाया, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि शांति अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी दाम पर मिले तो वो सस्ती है। तो अगर सीज फायर होता है और उसकी जो भी शर्तें होती हैं वो पूरे विश्व के लिए ही बेहतर मानी जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मिस्टेक्स हमें जरूर बताइए, कमेंट्स में बताइए कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।